गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम व्याकरण के एक टॉपिक समास पे चर्चा करेंगे, समास को पढ़ेंगे। समास से सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। समास को समझना है, पढ़ना है। परिभाषा भी हम देखेंगे, लेकिन परिभाषा से ज्यादा हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक समास के कम से कम 50 या 100 एग्जाम्पल देखेंगे तो समास उदाहरण से क्लियर हो पाता है। ऐसे ही मैथ तो है नहीं ये कि एक फार्मूला पढ़ लिए उसी के बेस पे सारा हम लगा लेंगे। परिभाषा समझने के लिए हेल्पफुल होता है, पर समास का एग्जाम्पल हमारे लिए याद करना, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आता है। परिभाषा से भी हम समझ सकते हैं, परिभाषा भी हम समझेंगे, समास को भी समझेंगे। ये सभी लोगों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर जो भी है, सब में समाज से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक, समाज समाज शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ये हम देखेंगे। तो समाज शब्द सम व आस के योग से बना है। ठीक, समाज शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम व आस। सम व आस, सम प्लस आस। तो सम का अर्थ होता है पूर्णतया तथा आस का अर्थ है मिलना या निकट आना। सम का अर्थ है पूर्णतया तथा आस का अर्थ है मिलना या निकट आना, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या निकट आना समास कहलाता है। ये ध्यान देना है कि समास में पदों का मिलन होता है और दो या दो से अधिक पदों का पूरी तरह मिलना या निकट आना समास कहलाता है। ध्यान से समझेंगे समास कहते किसे हैं। अब समास की परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे समास कहते हैं। ठीक, समास किसे कहते हैं? जैसे संयोजक चिन्ह और जो कारक चिन्ह लगे होते हैं बीच में, उसका लोप हो जाता है, वो समासिक पद बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक पद दिया है राजा और रानी, राजा और रानी। तो यहाँ पे जो और संयोजक चिन्ह लगा है उसका लोप हो गया है, तो यहाँ पे क्या है? राजा रानी है। ठीक, बीच में योजक चिन्ह लग गया है, तो ये हमारा समासिक पद बन गया। इसको हम समासिक पद करेंगे और जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा और रानी बोलेंगे। ठीक, जैसे देखिए ये एक पद है राजा की माता, तो राजा की माता को हम क्या कहते हैं समासिक पद में? राजमाता कहते हैं। यहाँ पे जो कारक चिन्ह की लगा है उसका लोप हो गया है। ठीक, राजमाता ये समासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो राजा की माता होगा, तो यहाँ पे जो की है उसका लोप हो गया है। तो समास में यही होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं और जो योजक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है और लोप होकर समासिक पद बनता है। अब आगे देखिए, समास एवं संधि में अंतर देखेंगे। ये बहुत कंफ्यूजन करता है कि दोनों में तो शब्दों का मिलन ही होता है, दोनों में जुड़ते हैं, पर इसमें अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक, तो पहला अंतर ये देखिए आप इसमें कि संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। ठीक, संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है, इसको बहुत ध्यान देना है। जैसे लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर, तो यहाँ पे लंबा में आ है और प्लस उदर में ऊ है, तो आ और ऊ मिल के यहाँ ओ बन रहा है। ठीक, आ और ऊ मिल के यहाँ ओ बन रहा है, तो इसको ध्यान देना है। तब लंबोदर बन रहा है, तो लंबा प्लस उदर लंबोदर। तो संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है। दूसरा देखिए, समास में क्या होता है? तो समास में पदों का मेल होता है। ठीक, समास में पदों का मेल होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, तो यहाँ पे पदों का मिलन हो गया ना, लंबा है उदर जिसका। तो कोई आपसे पूछेगा कि समास एवं संधि में अंतर बताइए, तो आपको केवल इतना बताना है कि संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। ठीक, अब देखिए समास का अर्थ देखेंगे हम कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण, मतलब किसी बड़ी बात को या फिर बड़े पद को छोटे में कहना, उसको संक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, आखिर हमें आवश्यकता क्या पड़ी समास की? तो कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं। समास का विलोम व्यास है, ये ध्यान देना है। पूछता है कई बार कि समास का विलोम बताए, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई विग्रह बताता है, कोई विच्छेद बताता है,
पर समास का विलोम व्यास होता है, इसको ध्यान देना है। और व्यास का अर्थ विस्तार होता है। समास का अर्थ संक्षेपण है, तो संक्षेपण का विलोम विस्तार ही होगा, ये तो क्लियर है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण और समास का विलोम व्यास है, तो व्यास का विलोम समास होगा और समास का विलोम व्यास होगा। और व्यास का अर्थ होता है विस्तार, ये ध्यान देना है कि व्यास का अर्थ होता है विस्तार और समास का अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे दिया है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक, समासिक पद किसे कहते हैं कि जो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक, जो समास होता है, जो समास का पद होता है उसे ही समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान देना है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद को विखंडित कर, समस्त पद को विखंडित कर पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक, पदों को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमाता दिया है, राजमाता, तो राजमाता का हम विग्रह कैसे करेंगे, तो राजा की माता लिखते हैं हम। ठीक, राजा की माता, इसका विग्रह ये हो गया, राजा की माता। ठीक, तो राजमाता, तो राजमाता का हम विग्रह करेंगे, कहेगा कि राजमाता का समास विग्रह कीजिए, तो राजमाता का समास विग्रह राजा की माता होता है। ठीक, ये ध्यान देना है। अब आगे देखिए, समास के भेद देखिए। तो प्रयोग या अर्थ के आधार पे, ये बहुत ध्यान देना है, प्रयोग या अर्थ के आधार पे समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, प्रयोग या अर्थ के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं, तो कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए पद की प्रधानता के आधार पे, पद की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। ये ध्यान देना है कि पद की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद होते हैं और यही सर्वमान्य भी है, यही भेद जो है सर्वमान्य है। जब प्रश्न बनेगा कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही बताना है, ये ध्यान रखना है। समास के कुल 4 भेद होते हैं और पद की प्रधानता के आधार पर भी पूछेगा तो 4 ही बताएंगे। और जब प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के भेद पूछेगा तब हम 6 भेद बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे समास का महत्व। ठीक, समास का महत्व क्या है, तो समास का महत्व ये है कि कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, समास के भेद कितने होते हैं, ये देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। प्रयोग या अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। जब प्रयोग या अर्थ के आधार पर पूछेगा तब हम समास के 6 भेद बताएंगे। ठीक, अब देखिए कौन कौन से हैं, तो अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास है। अब देखिए पद की प्रधानता के आधार पर भी समास के 4 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ये ध्यान देना है कि जो अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में समस्त पद या दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, द्वंद्व समास में समस्त पद या दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में मतलब कि जो पद दिए रहते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ प्रधान होता है। ठीक, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है। इसको ध्यान देना है। 4 समास हैं, चारों का हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है। एकदम क्लियर होना चाहिए ये कि समास के भेद 4 हैं। कौन है,
तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या समस्त पद प्रधान होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक, अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा एकदम, इसमें कोई डाउट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे आता है बहुव्रीहि समास। ठीक, इससे पहले हम लोग जितना पढ़े उतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या है, समास का विलोम क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कितने हैं, समास का महत्व कितना है। ये सब जानना बिल्कुल जरूरी है हमारे लिए, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए समास के बारे में इतना तो। और उसके बाद समास स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब है बहुव्रीहि समास, इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो बहुव्रीहि शब्द का अर्थ बहुव्रीहि वैदिक संस्कृत का शब्द है। ये ध्यान देना है कि जो बहुव्रीहि है ये वैदिक संस्कृत का शब्द है। वैदिक संस्कृत में इस शब्द का अर्थ है चावल का पौधा। तो बहुव्रीहि का अर्थ वैदिक संस्कृत में चावल का पौधा होता है, ये ध्यान देना है। पूछता नहीं है तो ऐसे जान लेंगे कि बताया गया है। लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि का अर्थ क्या होगा ये देखेंगे। जब लौकिक संस्कृत है वैदिक संस्कृत के बाद, तो बहुव्रीहि का अर्थ बदल गया। उसका अर्थ हो गया बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला को बहुव्रीहि कहते हैं। लौकिक संस्कृत में ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में समाज के संदर्भ में जो यही अर्थ मान्य हो गया। आज भी समाज बहुव्रीहि का अर्थ पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो हम यही बताएंगे कि बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। बहुव्रीहि का अर्थ यही होता है कि बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। जो लौकिक संस्कृत में माना गया है वही सर्वमान्य है। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे एक दो उदाहरण दिए गए हैं। जलज है, हलधर है, नीलकंठ है। तो जलज से यहाँ दूसरे शब्द का सेंस आ रहा है। जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, तो कमल। हलधर मतलब बलराम। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका सेंस मतलब उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, यहाँ पे शब्द प्रधान नहीं है। क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ और उदाहरण हम पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ ऐसे एक दो दिया गया है। बहुव्रीहि समास का हम बहुत सारा उदाहरण पढ़ेंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम पहचान करें। देखिए, परिभाषा से केवल हम समझ सकते हैं समास को कि समास है क्या, हेल्प कर सकता है हमको, लेकिन मतलब उदाहरण जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जितना से जितना अधिक हो सके उदाहरण हमें पढ़ना चाहिए। उदाहरण से हमें काफी अनुभव मिलता है, तैयार भी होता है, क्योंकि पता चलेगा हमें प्रैक्टिस करेंगे तो कि किस समास में कौन से उदाहरण हैं। ताकि परिभाषा से तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि परिभाषा पढ़ के दो चार एग्जाम्पल पढ़ लिया समास कंप्लीट हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग यही करते हैं कि बस परिभाषा रट लेते हैं और चार पांच उदाहरण जान लेंगे, फिर उसके बाद समास तैयार हो गया। नहीं, ऐसे करते हैं तो फिर पेपर में प्रश्न आता है तो हमेशा गलत होता है उनसे। कभी सही होता है, कभी गलत होता है। पर हम ज्यादा उदाहरण पे जब प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा हम उसका उदाहरण देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, तो अच्छे से हमारा समाज पे कमांड हो जाएगा। तो कोशिश हमें यही करना है कि अधिक से अधिक उदाहरण को हम कवर करें जितना दिया है। और इस क्लास में मैं जितने उदाहरण करवाऊंगी उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा उदाहरण। जितना हम बताएंगे उदाहरण, एक एक समाज का कम से कम 50 उदाहरण रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि 50-50 एग्जाम्पल जब आपका समाज का तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो उसके बाद तो आप अनुभव पे सवाल सही कर लेंगे। ठीक, अभी आप लोगों को पहला दिन है तो समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, पर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छा समझाने के लिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब परिभाषा आप देख लेते हैं बहुव्रीहि समास का। ठीक, तो वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, परिभाषा तो सब लोग रटे रहते हैं, तो परिभाषा को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब रटेंगे इसको तभी समझ में आएगा। तो वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, मतलब उसका दोनों पद कोई प्रधान नहीं होता, इसका कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक,
तो इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये ध्यान देना है कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं सारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब उदाहरण देखिए। उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पे 3-4 दिया है। जैसे अनंग है, अनंग, तो यहाँ पे अनंग से सेंस कामदेव का है। अनंग किसको कहते हैं? कामदेव को। वृकोदर किसके कहते हैं? भीम को कहते हैं वृकोदर। और लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। काकोदर किसको कहते हैं? कृष्ण को। बहुत मोस्ट एग्जाम्पल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। जैसे अनंग है, अनंग में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ अनंग से हम उसका अर्थ कामदेव से लेते हैं। वृकोदर, वृकोदर में भी बहुव्रीहि समास है। वृकोदर में हम यहाँ पे सेंस लेते हैं भीम से। लंबोदर, लंबोदर से हम सेंस लेते हैं गणेश जी का। और काकोदर, काकोदर से हम सेंस लेते हैं कृष्ण जी का। ठीक, तो ये ध्यान देना। यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने लिखा है और ये ट्रिक बहुत अच्छी भी है। आप लोग ट्रिक को पर ध्यान देंगे, पहचानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा समास आप लोगों के लिए। तो जिस शब्द के अंत में उदर जुड़ा हुआ हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि जिस शब्द के अंत में उदर दिख जाए वहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं, चुपचाप बहुव्रीहि लगा देना है। ठीक, जिस शब्द के अंत में उदर जुड़ा हुआ हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए अगला ट्रिक, देखिए मेरा अगला ट्रिक है कि जिस शब्द के अंत में आनन हो, मुख हो, वदन हो, जिस शब्द के अंत में आनन हो, मुख हो, वदन हो, वहां भी बहुव्रीहि समास होगा। इसको भी ध्यान देना है। ये ट्रिक बहुत फायदेमंद होती हैं, इसको आप लोगों को बहुत याद अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के लिए समास बहुत आसान हो जाएगा और फिर कभी गलती नहीं होगा जल्दी। तो जिस शब्द के अंत में आनन आ जाए, मुख आ जाए, वदन आ जाए, वहां पे बहुव्रीहि लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दशानन है, अर्थात 10 है आनंद जिसके, रावण को कहते हैं। 10 मुख है, इसमें भी अंत में मुख आ गया, इसमें भी अंत में आनन आ गया, तो दोनों में बहुव्रीहि समास है, दोनों का सेंस होता है रावण। देखिए 10 वदन है, इसके भी अंत में वदन आ गया, तो इसका भी सेंस रावण से ही लेंगे। ठीक, और चतुरानन, तो चतुर है आनंद जिसके, तो यहाँ भी अंत में आनन आ गया, तो चतुरानन ब्रह्मा का सेंस लेंगे। चतुर्मुख, यहाँ भी अंत में मुख है। ठीक, तो मुख आ गया तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा हमारे ट्रिक के माध्यम से देखे तो। अगर तो 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ठीक, अब आगे देखिए पंचानन है, तो यहाँ भी आनन आ गया। 5 है आनंद जिसके, शिव जी को माना जाता है कि पंचानन कहा जाता है। षडानन, षडानन कार्तिकेय को कहा जाता है। षटमुख, षटमुख भी कार्तिकेय को कहा जाता है। सहस्त्रानन, ये ध्यान देना है, सहस्त्रानन नानन शेष नाग को कहा जाता है। सहस्त्र है आनंद जिसके, ठीक, उनके कई सारे मुख थे, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बिल्कुल फॉलो हो रहा है। आनन, मुख और वदन सभी शब्दों के अंत में आ रहे हैं। तो दशानन, 10 मुख, 10 वदन, चतुरानन, चतुर्मुख, पंचानन, षडानन, षटमुख, सहस्त्रानन, इस सब में बहुव्रीहि समास है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? अब आगे देखिए, आगे दिया है कि जिस शब्द के अंत में नेत्र लगा हो, नयन लगा हो, लोचन हो, अक्षी हो, ये भी बिल्कुल ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में नेत्र, नयन, लोचन, अक्षी, अर्थात मतलब कि नेत्र का पर्यायवाची लगा हो, कुछ भी हो, सबका सेंस वही होगा। जिस शब्द के अंत में नेत्र हो, नयन हो, लोचन हो, अच्छी हो, वहां बहुव्रीहि समास होगा। ये ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में नेत्र लगा हो, नयन लगा हो और लोचन लगा हो, वहां आप लोगों को बहुव्रीहि लगा देना है। जैसे त्रिनेत्र में 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी हैं। 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। एकाक्ष, 1 है अक्षी जिसका, अर्थात शुक्राचार्य को एकाक्ष कहा जाता था। असहस्त्राक्ष, इंद्र को कहा जाता था सहस्त्राक्ष। दशानन, यहाँ पे दशानन आ गया है। ठीक, तो त्रिनेत्र में बहुव्रीहि है, त्रिलोचन में बहुव्रीहि है, एकाक्ष में बहुव्रीहि है, सहस्त्राक्ष में बहुव्रीहि है। जैसा कि हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो सबके अंत में अक्षी का पर्याय आ रहा है। ठीक,
नेत्र नयन लोचन आ रहा है, वहां बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या है। जिस शब्द के अंत में धी हो, धर हो, धरा आए, वहां बहुब्रीहि समास होगा। ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में धी आए, धर आए, धरा आए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है पहचानने के लिए समास को, कि धी, धर और धरा जिस शब्द के भी अंत में आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जलधि है, जलधि समुद्र को कहते हैं। मैंने बगल में ये भी लिख दिया है कि किसको क्या कहते हैं, जैसे आसानी हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि आखिर गंगाधर कहते किसको हैं, मुरलीधर कहते किसको है। आपके मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा इससे, कि जलधि समुद्र को कहते हैं, मुरलीधर कृष्ण को कहते हैं, और गंगाधर शिव को कहते हैं, और महीधर शेषनाग को कहते हैं, और वसुंधरा धरती को कहते हैं। ठीक, क्लियर है? जलधि समुद्र को कहते हैं, मुरलीधर कृष्ण को कहते हैं, गंगाधर शिव को कहते हैं, महीधर शेषनाग को कहते हैं, वसुंधरा धरती को कहते हैं। तो सब जो सारे शब्द या पद हैं सब अपना अलग अर्थ दे रहे हैं। जलधि समुद्र का अर्थ दे रहा है, गंगाधर शिव का अर्थ दे रहा है, अर्थात गंगा को धारण करने वाला, गंगा को शिव जी ने धारण किया था, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। और ट्रिक भी यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है, ये भी देख लीजिए। सब शब्द के अंत में धी, धर, धरा आए हैं और सब में बहुब्रीहि समास है, ये देख लीजिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पे। आगे दिया है कि जिस शब्द के अंत में अंबर जुड़ जाए, जिस शब्द के अंत में अंबर जुड़ जाए वहां भी बहुब्रीहि समास होगा। ये ध्यान देना है इसको भी, कि जिस शब्द के अंत में अंबर जुड़ जाए वहां कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, दिगंबर, दिग ही है अंबर जिसका वह, अर्थात 100। दिगंबर में बहुब्रीहि समास है, अंत में अंबर भी आया है। बाघांबर, अर्थात बाघ की खाल है अंबर जिसका। शिव को कहते हैं बाघ की खाल, मतलब उनका वस्त्र था। यहाँ अंबर से वस्त्र से है, तो बाघ की खाल है वस्त्र जिसका, अर्थात शिव। तो बाघांबर में भी बहुब्रीहि समास है। रक्तांबर, रक्त के समान लाल है जिसके अंबर, रक्त के समान लाल है अंबर जिसके वह, अर्थात कौन है? तो दुर्गा जी को रक्तांबर कहते हैं। तो दिगंबर, बाघांबर, रक्तांबर और पीतांबर। देख लीजिए यहाँ पे पीतांबर है, अर्थात पीत है अंबर जिसका वह। पीतांबर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण को पीतांबर कहते हैं। तो सारे शब्दों के अंत में अंबर आया है और सभी लोग अपना अलग अर्थ भी दे रहे हैं। हमारा ट्रिक भी फॉलो हो रहा है, समास का नियम भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और अलग अर्थ सभी दे रहे हैं अपना, और सबके अंत में अंबर लगा है। ठीक, तो सब में बहुब्रीहि समास है। अब देखिए, अब ये एक अपवाद भी है, उसको भी मैंने लिख दिया है ताकि कहीं आपको ये मिल जाए तो आपको डाउट ना हो कि नीलांबर में भी बहुब्रीहि होगा, पर ऐसी बात नहीं है। नीलांबर के अंत में अंबर तो लगा है, पर ये अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि नीलांबर अपना अलग अर्थ नहीं देता है, इसीलिए ये अपवाद है। तो इसको याद रखेंगे कि जो नीलांबर है इसमें कर्मधारय समास होगा। नीलांबर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्लियर हो गया? अब तक हम इतना ट्रिक बताए, आप लोगों को समझ में आया होगा। उदाहरण भी हमने काफी सारे बताए बहुब्रीहि समास के। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ट्रिक है बहुब्रीहि समास के। जितने उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण बहुत फायदेमंद होता है, जितने हम पढ़ेंगे उतना अच्छी तरह से हमारे समाज पे कमांड हो जाएगी। ये नहीं कि समाज को हम परिभाषा पढ़ के और छोड़ दिए, जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे वो बहुत फायदा करेगा। सबसे अधिक फायदा ये ट्रिक करेगी आपको। बस आप अपने दिमाग में ट्रिक को बैठा लीजिएगा, एक कॉपी पे आप लिख लीजिएगा सारे ट्रिकों को, 5, 6, 7, 8 जितनी ट्रिक है सबको लेकर लिख लीजिएगा, उसको 1-2 बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा आखिर है क्या ये नियम, और फिर आप देखिएगा हर जगह फॉलो होगा, फिर बहुत आपको सरल लगेगा समाज। और समाज का ये नियम यही है कि आपको अधिक से अधिक उदाहरण पे फोकस करें, जितना हो सके आपको जहाँ से उदाहरण मिले आप उदाहरण पढ़ते रहिए। ठीक, अगर कोशिश कर रहे हैं हम अच्छे से समझाने के लिए, अधिक से अधिक उदाहरण लाएंगे और बहुत अच्छा होगा। और समाज इतना इजी भी टॉपिक नहीं है, इसको हल्के में भी नहीं लेना है। समाज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है,
कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए। वैसे आज पहला दिन है तो थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा होगा आप लोगों को। पहले दिन हो सकता है सबकी लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती है, पर कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। और मुझे पता है कि एक न एक दिन आप लोगों को हमारा समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को बहुत फायदा भी करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपका समय नुकसान होगा इसको देख के या फिर टाइम वेस्ट होगा। नहीं, आपका समाज तैयार हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। समाज में बड़े बड़े लोग गलती करके आते हैं पेपर में। अगली बार जो पेपर हुआ था उसमें समाज में इतना कंफ्यूज थे, इतना कंफ्यूज थे। वजह ये थी कि समाज तो सब लोग पढ़े थे, पर समाज के उदाहरण का प्रैक्टिस कोई अधिक नहीं करके गया था पेपर में। जो उदाहरण का अधिक से अधिक हम उसका उदाहरण खोज खोज के लिख के नियम पता किए होते, ट्रिक लगाए होते, तो हमें उतना डाउट नहीं होता। एक दो डाउट होता होता लेकिन हमें फिर डाउट नहीं होता ज्यादा समाज में। ठीक, तो हम अधिक से अधिक उदाहरण लाएंगे। अब देखिए इतना सारा उदाहरण है समाज का। बहुब्रीही समाज का एक उदाहरण है, शारीरिक बहुब्रीही की है। अभी 2-3 पेज और है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुब्रीही समास आप पढ़ लेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि उसके बाद आपका समाज कभी गलती नहीं होगा जल्दी। अगर इसको अच्छे से समझ लिए, सारे उदाहरण को नोट कर लिए और पढ़ लिए हैं तो ठीक। आज पहला दिन है तो थोड़ा कम ही बताते हैं, समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। हम फिर कल मिलते हैं आपसे। वैसे ही छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे जिससे समाज आप लोगों का क्लियर हो जाए। व्याकरण बहुत टफ लगता है सभी को, पर व्याकरण को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कितना सफल होते हैं। सबके लिए व्याकरण को बिल्कुल सरल बनाना है, अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ना है, अधिक से अधिक बार उसको सबके सामने लाना है। आप लोग इसको बार बार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो फिर समास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर बहुब्रीही समास में और भी उदाहरण देखिए बचा है, इसको हम कल देखेंगे। आपका बहुब्रीही समास कल एकदम खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कर्मधारय भी कल देख लेंगे। धीरे धीरे ही हम पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझते हुए, सारे उदाहरणों पर ध्यान देते हुए, ताकि इस क्लास के बाद अगर समास हमारे सामने आ जाए तो फिर गलत ना होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ लिए, 2-4 एग्जाम्पल देख लिए बच्चों की तरह, हो गया बस। नहीं, हम पूरा एग्जाम्पल बताएंगे और कर्मधारय समास भी कल खत्म करेंगे और बहुब्रीही समास में जो छूटा है उसको भी बताएंगे। बहुब्रीही समास का 100 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाना है हमको। बिल्कुल अच्छे अच्छे रहेंगे एग्जाम्पल, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पेपर में भी आने लायक रहेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक, तो अभी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।